आज हम लोग पढ़ेंगे आयनन पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द आयोनाइजेशन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे आयनिक सिद्धांत के बारे में, आयनिक थियरी के बारे में। आज उसी आयनिक सिद्धांत पर प्रभाव डालने वाले कारक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे क्या क्या कारक हो सकते हैं कि जो इसको प्रभावित करते हैं। जैसे नंबर एक की बात करें, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति, यह देखेंगे वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति किस प्रकार हो सकती है। वैद्युत अपघट्ट कल हम लोगों ने बात किया था। वैद्युत अपघट्ट क्या होता है कि वे पदार्थ का जलीय विलयन जिसमें विद्युत प्रवाहित किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो यानी कि वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति किस प्रकार से होगा तो उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यानी यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति जो होगी, कह सकते हैं जो पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं उन्हें प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी पदार्थ को यदि जल में घोला जाता है और जल में घोलने पर वो अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए तो प्रबल वैद्युत अपघट्ट उसे कहते हैं, उसे प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर से पूछा जाए प्रबल वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है प्रबल वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, तो यहाँ पर बोलेंगे वे पदार्थ जिसको जल में घोलने पर वे पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट को 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ पर कह सकते हैं 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट को यहाँ पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें देखेंगे नंबर 1, जितने भी साल्ट होते हैं, यहाँ पर जितने भी साल्ट होते हैं या इसको लवण के नाम से जानते हैं, तो जितने भी साल्ट होते हैं, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल लिया जाए NaCl हो गया और KNO3 हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड को ले सकते हैं, NH4Cl और तथा यहाँ पर इसको भी ले सकते हैं CH3COO Na को, सोडियम एसीटेट इसको बोला जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी यहाँ पर लवण होते हैं वे सभी क्या होते हैं, आयनों से मिलकर के बने होते हैं। इसको यदि जल में घोला जाता है तो ये सभी को अगर जल में घोला जाए तो ये अपने पूर्ण रूप से आयनों में क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सभी लवण क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं, लेकिन कुछ लवण को छोड़ करके, कुछ साल्ट को छोड़ करके वो भी प्रबल के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें बेरियम सल्फेट को ले लेते हैं। बेरियम सल्फेट ऐसा कंपाउंड है, इसको अगर जल में घोला जाए तो ये अपने पूर्ण रूप से आयनों में नहीं वियोजित होता, कह सकते हैं कि अल्प मात्रा में वियोजित होता है लेकिन अल्प मात्रा में वियोजित होता है। और तथा हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड, ये देखेंगे ये दोनों जो है बेरियम सल्फेट और सिल्वर क्लोराइड को, यहाँ पर ये दोनों अल्प विलेय होते हैं। अल्प विलेय होने पर भी ये यहाँ पर प्रबल वैद्युत अपघट्ट में यहाँ पर रखा गया है बेरियम सल्फेट, इसको याद रखना है। ये देखेंगे सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट और अमोनियम क्लोराइड और सोडियम एसीटेट, ये क्या होता है, ये प्रबल वैद्युत अपघट्ट होते हैं और क्योंकि ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जबकि यहाँ पर बेरियम सल्फेट और AgCl जो होता है ये जल में अल्प विलेय होते हैं, फिर भी इसको जो है प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अंतर्गत रखा गया है। तो कह सकते हैं कि
यहाँ पर कह सकते हैं इसका यहाँ पर इनकी जितनी भी मात्रा जल में विलय होती है वह अपने आयनों के रूप में वियोजित हो जाती है। इसमें से जितनी भी यहाँ पर विलय होगा जो भी परसेंटेज होगी इसमें वो यहाँ पर विलय होगा वो अपने आयनों में यहाँ पर वियोजित हो जाएगा। अल्प ही विलय होगा लेकिन अपने आयनों में ही टूट जाएगा। और दूसरी बात यहाँ पर बोलें, यहाँ पर प्रबल जितने अम्ल होते हैं यहाँ पर ये एक जितने भी साल्ट होते हैं वो सभी यहाँ पर क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट को प्रदर्शित करते हैं। जिसमें से यहाँ पर हम दो टाइप के साल्टों के यहाँ पर एक ऐसे साल्ट के बारे में बताए हैं जो पूर्ण रूप से क्या होते हैं, विलेय होते हैं, और यहाँ पर कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो अल्प विलेय होते हैं फिर भी जो है प्रबल वैद्युत अपघट्टों के अंतर्गत रखा गया है। तो और दूसरा देखेंगे प्रबल अम्ल की बात करते हैं। कुछ ऐसे अम्ल होते हैं जो प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल यानी कि जैसे वो पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर बात करें HCl है, HCl को यदि जल में घोला जाता है तो ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पर HNO3 को ले लेते हैं, HNO3 हो गया तथा यहाँ पर H2SO4 हो जाएगा। जब भी यहाँ पे प्रबल एसिड की बात करते हैं तो प्रबल एसिड यहाँ पर कौन होगा, जैसे HCl होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। तो ये सभी जो है प्रबल अम्ल होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही हम देखेंगे तीसरा जो है, तीसरा यहाँ पे प्रबल क्षारक। यहाँ पे यह देखेंगे प्रबल क्षारक। प्रबल क्षारक जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया जाए, प्रबल क्षारक यहाँ पर NaOH हो गया, ये प्रबल क्षार में आते हैं। और यहाँ पर देखेंगे तथा और यहाँ पर यह देख सकते हैं यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ले सकते हैं, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, ये प्रबल क्षार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि वहाँ पर हमने यही बात किया है। यहाँ पे वैद्युत अपघट्ट की, यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति जो है यहाँ पर कह सकते हैं कि प्रबल वैद्युत अपघट्ट के रूप में यहाँ पर है। प्रबल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, जो पदार्थ जलीय विलयन में लगभग पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्ट को ये 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें से देखेंगे नंबर 1 साल्ट है, दूसरा क्या है प्रबल अम्ल है, तीसरा क्या है प्रबल क्षार है। साल्ट में देखेंगे, साल्ट में क्या है, जैसे यहाँ पर NaCl लिया गया है, पोटेशियम नाइट्रेट लिया गया है, और यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड, और यहाँ पर सोडियम एसीटेट। ये देखेंगे इसको जल में पूर्ण रूप से अगर से घोलेंगे तो ये अपने आयनों में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाएगा। जबकि यहाँ पर कुछ साल्ट ऐसे होते हैं जो जल में घोलने पर वो पूर्ण रूप कुछ यहाँ पे पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं, लेकिन वो अल्प ही विलेय होते हैं। जितने भी विलेय होते हैं, कुछ मात्रा में जो विलेय होते हैं वो फिर भी वो अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे बेरियम सल्फेट हो गया और यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड हो गया, यहाँ पर ये अल्प विलेय होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर देखेंगे प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल यहाँ पर देखेंगे जैसे लिया गया है HCl है, HNO3 है तथा H2SO4 है। ये प्रबल एसिड के अंतर्गत आते हैं। जब भी प्रबल एसिड की बात आती है तो ये हम याद रखेंगे कि कभी कभी पेपर में आता है कि कोई 2 प्रबल एसिड के नाम बताइए, तो इसमें से हम लिख सकते हैं। प्रबल क्षारक क्या होता है, जैसे NaOH है, KOH है। यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर बेस के यहाँ पर प्रबल क्षारक या स्ट्रांग बेस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, जैसे NaOH है और KOH है। तो अब इसी को हम देखेंगे यहाँ पर जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, अब उसी को यहाँ पर देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। यहाँ पर दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यहाँ पर ये हो गया दुर्बल अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या होता है, उसी का जस्ट अपोजिट होता है। कहने का मतलब जिन पदार्थों को जलीय विलयन में उनके आयनों की मात्रा कम होती है, अर्थात जो जलीय विलयन में मुख्यतः अवियोजित अणुओं के रूप में रहते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं या वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघट्टों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। 2 श्रेणियों में नंबर 1 कह सकते हैं दुर्बल अम्ल।
या वीक एसिड के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पर वीक एसिड की बात आए, इसको हमको याद रखना है कि जैसे पेपर में आ गया कोई दो वीक एसिड के नाम बताइए, तो यहाँ पर जैसे हो गया यहाँ पर CH3COOH एसिटिक एसिड के नाम से जाना जाता है इसे, और HCN यहाँ पे HCN हो गया और H2S हो गया। ये सभी क्या होते हैं, वीक, यहाँ पर वीक एसिड होते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, वीक एसिड होते हैं। और दूसरा देखेंगे, जैसे यहाँ पर है दुर्बल क्षारक है, दुर्बल क्षारक मतलब वीक बेस। इसमें जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हो गया, ये क्या होता है, ये वीक बेस होता है, ये वीक एसिड होता है। यानी कि हमने यहाँ पर बताया दुर्बल वैद्युत अपघट्ट क्या है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट में यहाँ पर ये हो जाएगा आपका कि जिन पदार्थों के जलीय विलयन में उनके आयरन की मात्रा कम होती है, अर्थात जो जलीय विलयन में मुख्यतः अवियोजित अणुओं के रूप में रहते हैं, उन्हें दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के नाम से जानते हैं। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्टों को दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक दुर्बल अम्ल और एक दुर्बल क्षारक के रूप में। दुर्बल अम्ल में यहाँ पर ये बोला गया है CH3COOH है, HCN है, H2S है, और दुर्बल क्षारक में अमोनियम हाइड्रोक्साइड को लिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति के बारे में जानेंगे। अब इसी प्रकार से दूसरा क्या हो सकता है, जो आयरन को प्रभावित करने वाले कारक में, एक तो यहाँ पर वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति में इस प्रकार से यहाँ पर हो सकते हैं, और दूसरा यहाँ पर हो सकता है विलायक की प्रकृति किस प्रकार की हो सकती है। विलायक की प्रकृति, अब विलायक की प्रकृति कैसे होगा उसके आधार पर यहाँ पे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर इसको अगले वीडियो में हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे विलायक की प्रकृति क्या होगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।